बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। सेठ आबिद पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई पुरअसरार नाम है। इस नाम के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से, बहुत सी चहमगोइयां आम हैं। सेठ आबिद एक ऐसा वक्त था कि उन्हें पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कहा जाता था। सेठ आबिद के बगैर पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास जो हैं उनकी फहरिस्त नामुकम्मल तस्वुर की जाती थी। लेकिन सेठ आबिद पीआर या फिर मीडिया या फिर पब्लिक अपीयरेंसेस के ज्यादा शौकीन नहीं थे। उन्हीं सेठ आबिद जो है उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी उनकी वफात पर एक ट्वीट किया है। सेठ आबिद के मुतल्लिक बहुत ज्यादा किस्से कहानियां हैं। कुछ हमने भी रिसर्च की, कुछ चीजों का पता लगाने की कोशिश की, कुछ उस दौर के लोगों से बात करने की कोशिश की और हमें सेठ आबिद के मुतल्लिक जो कयास आराइयां पाई जाती हैं उनके हवाले से काफी दिलचस्प चीजें पता चली। सेठ आबिद को अगर पाकिस्तान के एटमी रीप्रोसेसिंग यूनिट को फ्रांस से यहां पर लाने का बात हो, बेनजीर भुट्टो जो कि उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, उनके अगवा का मामला हो या फिर तमाम तर चीजें और स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनना हो, इसके मुतल्लिक सरसरी तौर पे तो लोग जानते हैं, लेकिन जो मुकम्मल कहानी है, जो पूरी स्टोरी है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। आज की इस वीडियो में तमाम तर चीजें जो सेठ आबिद की जिंदगी के हवाले से हैं और ये जो दो मैंने आपको वाकयात बताए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ के, इनकी तफसीलात क्या हैं ये भी आज आपको बताएंगे तफसील से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें और रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो है वो मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश कर सकें। नाजरीन, कराची का सराफा बाजार जो कि पहले कामिल गली में हुआ करता था, उसके अंदर शेख आबिद हुसैन जो कि बाद में सेठ आबिद बन गए, उनके वालिद की दुकान हुआ करती थी। इनके वालिद के मुतल्लिक भी काफी दिलचस्प और अनवेरिफाइड सी इतलात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया और इस तरह की बातें, लेकिन यह एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम वेरीफाई नहीं कर सके, इसलिए हम आपके सामने उसे नहीं रखेंगे। अब इनके खानदान का जो ताल्लुक है, ऑल्दो ये कराची में रहे, इनका ताल्लुक बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन कसूर से था और इनके वालिद के 6 बेटे थे और इन 6 बेटों के बारे में यह कहा जाता है कि इनके मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये तमाम बेटे जो हैं यानी कि सेठ आबिद और उनके भाई, 5 भाई जो हैं, ये अरबपति जरूर हैं। लेकिन इन सब में जो एक बेटा है जिसने पूरे पाकिस्तान में नाम बनाया, जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ज़हीन भी और होशियार भी थे अपने भाइयों में, वो सेठ आबिद ही थे। अब सेठ आबिद जो है इनका कारोबार क्या था? सेठ आबिद को स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था। इन्होंने स्मगलिंग के हवाले से बहुत से फतवे भी ले रखे थे और इनका जाती तौर पे यह मानना था कि स्मगलिंग जो है ये दुनियावी हुकूमतें जो है इनका बनाया हुआ एक कानून है, जबकि इस्लाम जो है वो उसके अंदर इसकी कोई ममानियत नहीं है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप कोई चीज अगर ट्रांसफर कर रहे हैं। इनके मुतल्लिक एक और चीज यह है कि इनकी औलाद की अगर बात की जाए तो 4 इनके बच्चे थे। एक बेटी जिनका नाम है नुसरत शाहीन, इसके अलावा 3 इनके बेटे हैं टोटल, जिनमें से 2 बेटे गूंगे बहरे थे और डिसेबल्ड थे। तो उन बेटों को और उनकी तमाम तर जो परवरिश है वो यूएसए के एक बोर्डिंग हाउस में हुई और वहीं पर वो पले बढ़े। जो इनका सबसे बड़ा बेटा था सेठ आबिद का, उसे 2006 में कत्ल किया गया और उसका नाम अयाज महमूद था। और खिलाफे तवक्को जो कि तवक्को की जा रही थी 2006 में जब ये न्यूज ब्रेक हुई और ये खबर सामने आई कि बदला लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन सेठ आबिद ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। बदला लिया नहीं लिया वो एक ऐसी खबर है जो कि किसी तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इन्होंने कोई एफआईआर, कोई कानूनी चाराजोई, कोई अदालतों के चक्कर नहीं लगाए। लेकिन ये उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, क्योंकि जब मैं आपको बेनजीर भुट्टो के
अगवा का वाकया बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेठ आबिद अपने जो बदले हैं वो नहीं छोड़ते थे। इनके जो इस बेटे को मारा गया वो हाफिज कुरान भी थे और 2006 में उनका कत्ल हुआ। इसके अलावा इनके दो बेटे जो हैं वो डिसेबल्ड हैं और गूंगे बहरे हैं। मई 2020 में इनका नाम फिर से गर्दिश करना शुरू हुआ, पिछले साल, जब उस वक्त के वजीर आजम और अभी के भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने शौकत खानम का जब कराची में जिक्र कर रहे थे और वहां पर पहुंचे और एक तकरीब में उन्होंने कहा कि सेठ आबिद ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है शौकत खानम अस्पताल जो है उसे बनाने में। और आज जब वजीर आजम ने उनकी वफात पर ताजियत के लिए ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर इस चीज को मेंशन किया है कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के अंदर एक बड़ा सरमाया सेठ आबिद ने लगाया। इनके मुतालिक एक और चीज ये भी है कि इन्होंने उस दौर में मियां दाद जो है, जावेद मियां दाद, उनका जब टीवी पर बल्ला बेचा जा रहा था जिसमें उन्होंने शारजा का छक्का मारा अपना, तो वो बल्ला उन्होंने उस दौर में 5 लाख रुपए में खरीदा। उस वक्त 5 लाख एक बड़ी अमाउंट थी और बड़ी ये न्यूज बनी थी कि लोग छोटी मोटी बोलियां लगा रहे हैं और अचानक एक सेठ आ गया। नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक ऑफर की। नवाज शरीफ साहब को सेठ आबिद ने यह ऑफर की थी कि आप मुझे इजाजत दें, मुझे फ्री हैंड दें स्मगलिंग के लिए, वट एवर आई डू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कहे मुझे। और यह स्मगलिंग जो है, मैं एक मरतबा, आखिरी मरतबा स्मगलिंग करना चाहता हूं। यह पिछले अदवार की बात है, यह रीसेंट वाले दौर की बात नहीं है। मैं एक मरतबा फिर से स्मगलिंग करना चाहता हूं, लेकिन इस मरतबा अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। आप मुझे स्मगलिंग का फ्री पास दें और किसी को पता नहीं चलेगा, आपने बस आंखें बंद करनी है हुकूमत पाकिस्तान ने, और अगर पकड़ा गया तो मैं कसूरवार, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इनका एक नेटवर्क था और बड़े उसमें इनकी एक्सपर्टीज थी। इन्होंने ऑफर की थी कि मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दूंगा, और ये ऑफर हवाई ऑफर नहीं थी। उन्होंने तमाम तर स्टैट्स और पूरा एक रिपोर्ट बना के सारी पेश की। मियां साहब ने उस वक्त ये रिपोर्ट जो थी रिजेक्ट कर दी। अब इनके मुतालिक दो वाकयात जो सबसे इंपॉर्टेंट और इनकी वजह शोहरत बने हैं, वो एक तो एटमी रीप्रोसेसिंग यूनिट और यह भी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी कंटेनर में स्मगल करके लाने की बात, और दूसरी बेनजीर भुट्टो जो है उनके हवाले से और उनके अगवा के हवाले से। पहले मैं आपको बेनजीर भुट्टो के अगवा का वाकया बता देता हूं। तनाजा इनका हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो से, जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे वजीर आजम। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि इतना पैसा कमा रहे हो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टी फंड में 5 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। अब इन्होंने इनकार कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि ऐसे तो मैं तुम्हें फ्री पास नहीं दूंगा कि तुम जो मर्जी करते रहो और तमाम तर चीजें जो हैं वो ऐसे ही चलती रहें जैसे तुम्हारी मर्जी है। हुकूमत या तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, तुम्हें गिरफ्तार करेगी, या फिर 5 करोड़ रुपए दो। सेठ आबिद ने उस वक्त कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता और मुझे इस तरह से आप धमकियां या तड़ियां नहीं लगा सकते। सेठ आबिद ने इनकार किया। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाने शुरू हुए। सेठ आबिद ऑब्वियसली गिरफ्तार नहीं हो सके, मफरूर थे और उनके ठिकाने का भी किसी को नहीं पता था। तो इत्तलात ये हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त फौजी ट्रक भेजे और इनकी बेटी, जिनका मैंने जिक्र किया, नुसरत शाहीन, उन्हें उनके घर से उठवा लिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने, ताकि इन्हें लग रहा था कि बेटी को उठा लिया तो वो खुद पेश हो जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा और फिर कहूंगा कि आप बताओ 5 करोड़ रुपए जमा कराते हो पार्टी फंड में कि नहीं। सेठ आबिद ने वो काम किया जिसकी तवक्को ना सिर्फ पाकिस्तान का कोई शख्स बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो, जो कि लंदन में उस वक्त जेर तालीम थी। बरतानिया के कवानीन आपके सामने है, बरतानिया में आपको पुलिस का नेटवर्क आपके सामने है। सेठ आबिद ने उसी वक्त गुस्से में आकर अपना पूरा नेटवर्क एक्टिव करके बेनजीर भुट्टो को लंदन से अगवा करवा लिया। फिर मुज़ाकरात हुए, अनऑफिशियली बातचीत हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो की दौड़ें लगीं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को वापस इज्जत से वापस भेजता हूं, आप बस चुप करके जैसे मेरी बेटी है उसे वापस जिधर से उठाया उधर वापस भेज दें। और मामला रफा दफा करते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई कानून नहीं, कोई चाराजोई नहीं, कोई 5 करोड़ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। तो ये एक वाकया है जो सेठ आबिद के हवाले से गर्दिश करता रहता है मुख्तलिफ औकात में। सेठ आबिद को गुस्सा भी इसलिए ही था क्योंकि इससे पहले भी जब एटॉमिक एनर्जी की बात हुई और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना था, उसके हवाले से भी सेठ आबिद की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान के ऊपर एटमी रीप्रोसेसिंग यूनिट की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई अमेरिका की तरफ से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बनने जा रहा है और तमाम तर जो आलमी ताकतें हैं वो एक्टिव थीं। उस दौर में कहा जाता है कि स्मगलिंग की दुनिया के इस बेताज बादशाह सेठ आबिद ने
एटमी रीप्रोसेसिंग यूनिट जो है वो फ्रांस से पाकिस्तान स्मगल किया और हुकूमत पाकिस्तान को दिया और कहा कि आप तमाम तर चीजें करें और पैसे भी चाहिए तो लें, लेकिन आप किसी भी तरीके एटम बम जरूर बनाएं और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाएं। इसके अलावा एक और कहानी गर्दिश ये भी करती है, इस कहानी की ज्यादा मुसद्दिका इतलात नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको वर्जन बताया इसके मुतालिक बहुत से लोग इस चीज को कंफर्म करें। जो दूसरा वर्जन है वो ये भी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर को जब बाहर से वो कुछ राज थे ऐसे जो वो नहीं लाना जो बाहर की ताकतें नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान लाएं, तो वो उन्हें पाकिस्तान नहीं आने दे रहे थे, तो उन्हें भी कंटेनर में डाल के ये ले आए। इसकी इतनी तस्दीक नहीं हो सक रही, लेकिन ये खबर भी गर्दिश जरूर कर रही है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि इनके मुतालिक कयास आई हैं और ये तमाम तर चीजें। अब सेठ आबिद का नाम जो है वो आप देखें कि मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है पंजाब में और दीगर पाकिस्तान के इलाकों में कि एडा तू सेठ आबिद, और इस तरह की बातें होती हैं जब किसी को बहुत अमीर कहना हो, जब किसी को यह कहना हो कि इतने तुम्हारे पास पैसे जो तुम इतनी शाह खर्चियां कर रहे हो। तो सेठ आबिद एक सिंबल थे। नौजवान नस्ल को बहुत कम पता है इनका, लेकिन जो पिछली जनरेशन हैं वो इनके बारे में सुन भी चुकी हैं, इनका मुहावरा भी इस्तेमाल होता है और इनके बारे में तमाम तर जो बातें हैं वो भी हमारी जितनी पिछली जनरेशन हैं वो जानती हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये अमीर तरीन और इंतहाई पुरअसरार शख्स, जिसे मीडिया पे आने का शौक भी नहीं था, जिसे सामने आने का शौक भी नहीं था, वो शख्स अब पाकिस्तान से और इस दुनिया से जा चुका है और अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इनके कारोबार के मुतालिक मैं आपको एक छोटी सी और चीज बता दूं रैप अप करने से पहले। ये शुरू में सोना स्मगल करते थे, उसके बाद इन्होंने गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने का कारोबार किया और फिर जब एंड पे इन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी अयाम या फिर अपने करियर के जो सेकंड फेज है उसके अंदर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया। इसके अलावा ये कसूर में एक अस्पताल भी चला रहे हैं, रिफाई इनके नाम से चल रहा है, और लाहौर के अंदर हमजा फाउंडेशन है इनके बेटे के नाम पे है जो डिसेबल्ड है, और ये डिसेबल्ड लोगों के लिए है क्योंकि इनके अपने बेटे गूंगे बहरे थे और मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब थे, तो उनके हवाले से उन्हें एक तरह से ताकि किसी और के बच्चों को इस तरह के मसाइल ना हो और जिन्हें हैं उनकी देखभाल की जा सके, तो ये वो भी चला रहे थे। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा ताल्लुक बरकरार रहे। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय का इजहार भी करना है और बताना है कि आपको हमारी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का भी बहुत ख्याल रखें और इस मुल्क पाकिस्तान का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।